बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 6 लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक है वर्नलाइजेशन। तो उसमें पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ कोल्ड बिफोर दे कैन फ्लावर्स। यानी इनको हम शॉर्ट अल्फाज में समराइज करें तो प्लांट्स को अपने फ्लावर लाने से पहले एक कोल्ड ट्रीटमेंट की, चिलिंग ट्रीटमेंट की या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो तब प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इन बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स को चाहिए। बाइनियल प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? बाई का मतलब होता है 2। ऐसे प्लांट जो एक साल तो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और अगले साल अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को कंप्लीट करते हुए खत्म हो जाते हैं। इसके साथ पेरिनियल प्लांट जो हैं ये साल तक रहते हैं, कई सालों तक सरवाइव करते हैं और सारा साल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ रखते हैं और साल के एक मखसूस हिस्से के अंदर जाके इन पे फ्लावर आते हैं। तो इन दो कंडीशंस के जो प्लांट है, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट है, इनको जरूरत होती है फ्लावर की स्टिमुलेशन के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर जो है ये स्टिमुलेट करता है किस चीज को? फ्लावर को। और लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट किसको दी जाती है? या तो शूट अपेक्स को दी जाती है, क्योंकि शूट अपेक्स मैच्योर स्टेम की उसको दी जाती है, या एम्ब्रियो को दिया जाता है, लेकिन लीफ को नहीं देते। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में यह देखा होगा कि फाइटोक्रोम्स हैं वो किसके अंदर बन रहे थे? लीफ के अंदर बन रहे थे। फ्लोरिजन हार्मोन कहां बन रहा था? लीफ के अंदर बन रहा था। तो इसमें से जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है या शूट अपेक्स को देते हैं या सीड को देते हैं, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो रिसीव करता है सीड में से। लीफ का वर्नलाइजेशन के अंदर कोई रूल नहीं है। फॉर सम प्लांट्स वर्नलाइजेशन इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब बेटा यह है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं कि वो टोटली 100% डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इसी मैकेनिज्म के ऊपर। लेकिन इन सम केसेस के अंदर इट्स सिंपली असेस्ड इन इंक्लूडिंग फ्लावर। वहां होता है लेकिन 100% वो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते फ्लावर लाने के लिए प्लांट। अब देखते हैं कि इसका ड्यूरेशंस और टेम्परेचर कितना के दरकार होता है। ड्यूरेशन जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का है ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। 4 डेज से लेकर 3 मंथ तक हो सकता है इसका ड्यूरेशन। वैसे तो 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक देते हैं टेम्परेचर, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने इसी को याद रखना है, वो है 4 सेंटीग्रेड। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 4 डेज से लेकर 3 मंथ तक इसका ड्यूरेशन है और 4 सेंटीग्रेड जो है वो इसका वेरी इफेक्टिव टेम्परेचर है फॉर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के लिए। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कि ये जब इस ड्यूरेशन के अंदर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं तो बेसिकली इनके अंदर साइंटिस्ट का ख्याल था शुरू में कि जी एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम उन्होंने हाइपोथेटिकली रख दिया जी वर्नालीन हार्मोन्स, जो इंड्यूस करता है वर्नालीन से क्या? वर्नलाइजेशन। लेकिन बाद में पता चला कि अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक एक्चुअली वो करते हैं कि वर्नालीन कोई ये चीज नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकली हार्मोन था। बेसिकली इसमें एक ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ प्रोमोटर जिसका नाम जिब्रेलिन है। वो बेसिकली क्या कर रहा है? रूल प्रोवाइड कर रहा है किसके अंदर? वर्नलाइजेशन के अंदर फ्लावर लाने के लिए।
अगर हम इनको देखें फोटो पीरियडिज्म को और वर्नलाइजेशंस को, तो इनमें बड़ी सिंक्रोनाइज यानी मुताबिकत है, खासकर फ्लावर लाने के लिए रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के हवाले से। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपने कि फोटो पीरियडिज्म में जो मेन रूल प्रोवाइड कर रहा था वो उनका लीफ प्रोवाइड कर रहा था। उसमें फाइटोक्रोम्स और उसके बाद जो हार्मोन फ्लोरिजेंस वगैरह जो थे बन रहे थे, लेकिन यहां लीफ इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर। अब इन दोनों का मकसद क्या है? मकसद यह है कि साल के अंदर एक फेवरेबल टाइम के अंदर एक खास स्पीसीज के अंदर एक ही वक्त में फ्लावर लाना। ये बड़ा मुश्किल हो जाता कि एक खास एरियाज के अंदर कि कुछ प्लांट जो हैं फर्ज करें उसके अंदर मार्च में फ्लावर आ रहे हैं और किसी के अंदर अप्रैल में आ रहे हैं, किसी के अंदर मई के अंदर आ रहे हैं, तो उनकी क्रॉस पॉलिनेशंस जो थी वो उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाती। तो इस वजह से इन दोनों अगर फिनोमिना को हम देखते हैं, फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन का, दोनों का बिहेवियर क्या है? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है और एट द सेम टाइम एक स्पीसीज में फ्लावर लाने के लिए ये बेहद जरूरी है। जब एक ही टाइम पे एक ही वक्त में फ्लावर आएंगे एक स्पीसीज के अंदर, तो इसका बड़ा फायदा होगा सेम स्पीसीज के अंदर कि एक ही टाइम पे पोलिनेशन होगी, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्रॉस पोलिनेशन फेवर करता है किस चीज को? जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, वेरिएशंस को। तो उसमें अच्छे और गुड कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड बात यह है कि प्रोडक्शन रेट, ये यील्ड जो होती है क्रॉप्स की, वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो चलो बेटा, इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक्स की तरफ आते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में भी बेटा वही मेथड है रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, लेकिन एनिमल की निस्बत प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा कॉमन है, एनिमल में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी एनिमल में भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो पाई जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें बाइनरी फिशन है, जिसमें न्यूक्लियस दो बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं, बैक्टीरिया हो गया। मल्टीपल फिशन के न्यूक्लियाई जो है बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है, खासकर पैरामीशियम वगैरह ऐसा करते हैं। बडिंग है, जिस तरह के ये हाइड्रा के अंदर जो है वो बडिंग होती है। इसके अलावा जो है पार्थिनोजेनेसिस है, और पार्थिनोजेनेसिस के साथ साथ जो है वो यहाँ पे टिश्यू कल्चर भी है, क्लोनिंग भी है और आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं। तो इनको हमने जरा डिटेल से स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम आते हैं पार्थिनोजेनेसिस के ऊपर। अब इसकी डेफिनेशन को देखें कि एग डिवेल्प इनटू एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, खासकर एनिमल के अंदर, एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो बी में होता है, एफिड्स में होता है, आंट्स के अंदर होता है पार्थिनोजेनेसिस। तो दो बड़ी मेन टाइप्स हैं जी पार्थिनोजेनेसिस की, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसमें दोनों को हमने स्टडी करना है। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के अंदर हमने हनी बी की एग्जांपल लेनी है, और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में हमने एफिड की एग्जांपल इसमें देखनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है बेटा, इसको देखें जरा, आपको अंडरस्टैंड करें इसको। अच्छा, ऐसा होता है कि हनी बी के अंदर जो उनके अंदर क्वीन है, बेसिकली आपको पता है कि वो डिप्लॉइड है, और क्वीन ने क्या देने होते हैं? एग देने होते हैं। तो क्वीन में मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में क्या होते हैं? हैप्लॉइड एग बनते हैं। अब क्वीन के पास ये एबिलिटी है कि वो ड्रोन से, मेल बी से स्पर्म ले लेती है और उसको एक पाउच के अंदर क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है एक
वॉल्व के जरिए से, यानी जब उसकी जरूरत होगी तो वो यूज करेगी, बाद वक़्त वो स्पर्म को यूज नहीं करती है को फर्टिलाइज करने के लिए। तो या यूं समझ लें कि वो एट द सेम टाइम कुछ एग जो होंगे उसमें वो फर्टिलाइज हो रहे होंगे, कुछ जो होंगे वो अनफर्टिलाइज ही डायरेक्टली क्या हो जाते हैं उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें देखें कि क्वीन ने क्या किया कि यहां से उसने एग दिए, एग जो थे वो हैप्लाइड हैं, और ड्रोन जो होता है मेल वो हैप्लाइड होता है बेसिकली, उसको मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। तो डेफिनेट बात है हैप्लाइड है तो मियोसिस तो हो नहीं सकती, तो वो स्पर्म जो बनाएगा किसके थ्रू बनाएगा, माइटोसिस के जरिए से। यानी ये हैप्लाइड एग और ये जो स्पर्म है मिलके फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है डिप्लॉइड ज़ायगोट बन जाएगा। अब डिप्लॉइड ज़ायगोट जब बनेगा तो वहां दो कंडीशंस होती हैं। अगर वो जो उसमें से लार्वा है और प्यूपा है वो हनी खाएंगे तो वो वर्कर बन जाएंगे और ये स्टीराइल फीमेल होती हैं, और अगर वो रॉयल जेली खाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, क्वीन बन जाएंगे, डिप्लॉइड्स। ये बात तो हैप्लाइड पार्थियोजेनेसिस के अंदर नहीं है, ये तो नॉर्मल उसके अंदर क्या थी, फर्टिलाइजेशन थी। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि क्वीन ने जो एग दिए थे और वो एग हैप्लाइड थे, तो मैंने कहा कि दो कंडीशन है, या तो वो स्पर्म को लेके क्या कर लेती है, उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेती है। एक केस ये कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं करती। अब जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं करती तो एग सेल जो है ये डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। ये हैप्लाइड होता है, ये मेल होता है, इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, हैप्लाइड पार्थियोजेनेसिस का नाम देते हैं। और यही मेल फिर क्या करता है, माइटोसिस के जरिए स्पर्म बना के ये फिर किसको देता है, ये क्वीन को देता है। और सम टाइम ये क्वीन जो है वो एग फर्टिलाइज करती है और सम टाइम क्वीन जो होती है वो एग फर्टिलाइज नहीं करती। तो ये मैकेनिज्म था किसके अंदर बेटा, हनी बी के अंदर, हैप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस का। अब हम आते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की तरफ, कि डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो है इन सम केसेस के अंदर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में अकर, और ये एक वो कहते हैं जी मॉडिफाइड फॉर्म है जी मियोसिस की, टोटली नॉन डिस्टिंक्शन है। ये बड़ी अहम बात है, इसको अंडरस्टैंड करें। आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप नॉन डिस्टिंक्शंस पढ़ेंगे। अब पहले तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि जी डिस्टिंक्शन क्या होता है और नॉन डिस्टिंक्शन क्या होता है। अगर मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो है प्रॉपरली एनाफेज स्टेज पे या टीलोफेज स्टेज पे क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। अगर नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शंस। अब इसमें क्या हो सकता है, एक क्रोमोसोम भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जिसमें आप एक एग्जांपल पढ़ेंगे मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम्स के अंदर, वहां भी नॉन डिस्टिंक्शंस है। लेकिन यहां उसने लिख दिया है कि जी टोटली नॉन डिस्टिंक्शंस है। मतलब क्या हुआ कि एक साइड पे ही सारे के सारे क्रोमोसोम जो होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे मियोसिस के दौरान। अब इस चीज को जरा देखें कि एग डेवलप हो जाता है इनटू यंग फीमेल के अंदर। सपोज करें कि एफिड्स के अंदर बहुत सारी उसकी टाइप्स हैं, तो एक टाइप जो हमने ली है उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं जी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहां पे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर 4 हैं, 2n। अब मियोसिस के नतीजे में क्या होने थे, 2 इधर जाने चाहिए थे, 2 इधर चाहिए थे। लेकिन यहां पे देखें कि क्या हुआ, एक साइड पे बिल्कुल कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं गया, और दूसरी साइड पे क्या है कि सारे के सारे जितने भी टोटल क्रोमोसोम थे वो एक ही साइड पे क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। अब जिस जगह पे ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड चले गए हैं, ये डायरेक्टली डेवलप हो जाता है किसके अंदर,
फीमेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है, फीमेल एफिड्स बन जाता है और ये अपना प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो नॉन डिस्टिंक्शन है वो डिप्लाइड हुई है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिज्म बना है वो डिप्लाइड बना है, इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, डिप्लाइड पार्थियोजेनेसिस। एक्चुअली अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज की कि ऑर्गेनिज्म ये क्यों करते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, तेज कर देते हैं अपना नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट से जिस तरीके से वो अपनी स्पीसीज को बढ़ा रहे थे, तो उससे कहीं ज्यादा इस तरीके से वो क्या करना शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और हर पेपर में हर साल किसी न किसी बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है। एपोमिक्सिस, एपो का मतलब होता है बेटा अवे और मिक्स का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग से अवे, मिक्सिंग नहीं हो रही गैमीट्स की। बड़ी सिंपल डेफिनेशंस यहां पे देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, के सीड बन जाए फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इस फर्टिलाइजेशन के बगैर, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करें। यहां पर भी बेसिकली एक टाइप की पार्थिनोजेनेसिस हो रही है। तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, मेगास्पोर, ओव्यूल एंड ओवरी। आपको पता है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लाइड होते हैं और वहां से आगे मेगास्पोर बनते हैं। अगर यहां पे नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए मेगास्पोर मदर सेल में और मेगास्पोर क्या बन जाए, माइटोसिस के नतीजे में बन जाए और वो डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर रह जाएं, तो यही चीज यहां मेंशन की है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है मेगास्पोर क्या है, डिप्लाइड है, और उसके बाद जो है बाकी ओव्यूल का हिस्सा है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेगास्पोर जो होगा डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर डिप्लाइड्स हैं। और बाकी जो बहर वाला हिस्सा है ओवरी का, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहां पे देखिए जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर क्या है, ये डिप्लाइड मेगास्पोर पड़ा हुआ है, और उसके बहर क्या होता है, ये न्यूसेलस पाया जाता है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर एग सेल भी होता है और दूसरे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसमें देखें कि टोटल नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है कि मेगास्पोर डिप्लाइड रह गया है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शनल एम्ब्रियो के अंदर, और रेस्ट ऑफ द ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। और ऊपर जो इंटेगुमेंट्स थे न्यूसेलस के ऊपर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट के अंदर, और ओवरी जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।